इंसाफ इमरान खान की वजीर आजम हाउस में लीक ऑडियो ने एक मरतबा फिर मुल्की सियासत का रुख मुबैना साइफर की जानिब मोड़ दिया है। पहले इमरान खान इस साइफर की तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे, अब मरियम नवाज भी इस साइफर की गुमशुदगी की तहकीकात का मुतालबा कर रही हैं। क्या कभी साइफर से मुतालिक असल सच कौम के सामने लाया जाएगा? आज लाहौर हाईकोर्ट ने मरियम नवाज को जब्त पासपोर्ट वापस कर दिया है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में खान साहब का तौहीन अदालत का केस खारिज हो गया है। सवाल ये है कि सियासी केसेस में अदालत का वक्त और कौम का पैसा जाया करने का जिम्मेदार कौन है। प्रोग्राम के आखिर में सेठी साहब से जानेंगे कि क्या खान साहब के पास आखिरी कॉल के अलावा कोई ऑप्शन बचा है। ये सब होगा आज नजम सेठी शो में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। वालेकुम सेठी साहब, मैं छुट्टी पे गई और बहुत कुछ हो गया। बहुत सारी ऑडियो लीक्स के साथ एक साइफर वाली ऑडियो लीक भी हो गई खान साहब की, और उसके बाद फिर खान साहब ने मुख्तलिफ जगहों पर उस पर तबसरा भी किया, तज्जिया तो क्या इसका ये मतलब है कि आपको और लंबी छुट्टी दे दें ताकि खबरें आती रहें? नहीं, अगर वो मैं यहाँ पर मौजूद रहूँगी तो फिर तज्जिया कौन पूछेगा आपसे? वो भी तो एक जिम्मेदारी है करना। तो मैं चाहती हूँ कि खान साहब ने उस साइफर के गुम होने पे, उस साइफर से मुतल्लिक क्या बात कही है। ये साइफर क्या है? साइफर है, ट्रांसक्रिप्ट है, कोई लेटर है? आम आदमी भी परेशान हो गए सेठी साहब कि ये क्या क्लासिफाइड चीज़ इतनी आम होती है कि ये सदर साहब के पास भी पहुंची हुई है, फिर दूसरी जगहों पर भी है, इमरान खान साहब के पास भी थी, गुम हो गई। क्या है क्या सेठी साहब? देखो फरवा, ऐसे है कि खान साहब कहते हैं एक मेरे पास था, पता नहीं कहाँ गया, कमाल हो गया है, मुझे नहीं पता कहाँ गया। ये तो मैंने ऐसी बात आज तक सुनी नहीं कि एक इतना अहम चीज़ जिसके ऊपर आपने पूरा एक बयानिया बनाया है और सारी कौम को पागल किया हुआ है, आपने सुपर पावर को पागल किया हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट को पागल किया हुआ है, गवर्नमेंट को पागल किया हुआ है, सबका सर घुमा दिए। जिसको आपने पहले घुमा के अवाम के सामने ऐसे ऐसे करके घुमाया, जेब में डाला, फिर जेब से बाहर निकाला। वो कहते खेल रहे थे उसके साथ, अवाम के साथ भी खेल रहे थे और उस कागज़ के साथ भी खेल रहे थे। ये सब इसके बावजूद वो कहते पता नहीं कहाँ गया। तो पहली बात तो ये है कि ये यकीन नहीं आता कि वो कहाँ गया, तो इसलिए पहला झूठ। अब आइए दूसरा झूठ। कहते हैं कि एक हमने भेजा प्रेसिडेंट साहब को और एक स्पीकर नेशनल असेंबली को भेजा। एक कहते हैं इनके पास था जो गुम गया, बाकी भी तो 2 कॉपीज़ थे ना। हमेशा साइफर इस किस्म का जब आता है तो उसकी 5 जगह पे वो जाता है। ओके, एक जाता है आर्मी चीफ को, एक जाता है प्राइम मिनिस्टर को, एक जाता है फॉरेन सेक्रेटरी को, फॉरेन ऑफिस को, फिर प्रेसिडेंट साहब को जाता है, फिर DGISI को जाता है। ये मिनिमम लोग साइफर्स जो हैं ये कम से कम इन 5 लोगों को जाते हैं, डिपेंडिंग कितनी सीक्रेसी और कितनी उसकी अहमियत है। 8-9 लोगों को भी जा सकते हैं डायरेक्ट, मगर दिस वन कहा गया है फॉरेन ऑफिस से, इस गवर्नमेंट ने भी कहा कि 5 लोगों को ये गया था। अब खान साहब के पास भी गया, तो वो कहते हैं मेरा तो गुम गया, पता नहीं कहाँ गया। आर्मी चीफ के पास गया या जो DGISI के पास, हमें नहीं पता वो क्या हुआ उसके साथ। ज़ाहिर है उनके पास होगा। फिर कहते हैं जी कि प्रेसिडेंट साहब को भेजा, मगर उन्होंने आगे चीफ जस्टिस को भेज दिया। फिर कहते हैं कि एक भेजा पार्लियामेंट के नेशनल असेंबली स्पीकर को, उन्होंने भी आगे चीफ जस्टिस को भेज दिया। अब आके रुक जाएं हम, अब आगे हम देखते हैं कि क्या चीज़ थी जो आ रही थी और जो भेजी जा रही थी और जो गुम गई है। इसमें आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये साइफर होता क्या है? साइफर एक कोडिंग मशीन होती है जो एम्बेसीज़ में होती है और जो फॉरेन ऑफिस में होती है और जो बाकी जगह पे भी होती है। वो कोडिंग उधर से कोड होके कोड के अंदर वो ट्रांसमिट होता है, और वो कोड जब यहाँ फॉरेन ऑफिस में आती है तो वो फिर एक यहाँ मशीन होती है जो उसको डिसाइफर करती है। उसमें आता है ठीक, उधर से चलता है, यहाँ आके बड़ आता है, फिर बड़ को आप जब ट्रांसलेट करते हैं उसमें से लिखता है हेलो फरवा, हाउ आर यू। ओके। तो जैसे व्हाट्सएप के अंदर जब आप पैगाम भेजते हैं, या पे वॉइस हो या टेक्स्ट हो,
तो इनक्रिप्ट होके जाती है। जब दूसरी तरफ उसको कोई बंदा खोलता है तो यही सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप का उसको डिक्रिप्ट कर देता है और आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके के साथ ये साइफर्स जो होते हैं वो इसी तरीके से कोडेड लैंग्वेज में आते हैं, मैथमेटिकल कोडेड लैंग्वेज होती है, और वो फिर आके उसको अनरेवल करता है। यहाँ कोड होती है, उधर से कोड चलती है, इधर से आके डी कोड हो जाती है। जब डी कोड होती है तो वो उसके एग्जैक्ट लफ्ज़ जो उसके अंदर कोड में होते हैं वो उसकी डी कोडिंग कर देता है। इसलिए उसकी सीक्रेसी की अहमियत होती है कि जब वो डी कोड हो जाता है तो उसके बाद उसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। वो इसलिए नहीं किया जा सकता कि अगर वो पब्लिक में आ गया कि उसके अंदर वहाँ से चला ABCDE, यहाँ आके निकला ABCDE, अगर एग्जैक्टली वही चीज़ जो वहाँ से चली और यहाँ आई है और जो डिकोड हो गई, अगर वो पब्लिक की नॉलेज में आ जाए या किसी के हाथ में भी आ जाए जो टॉप सीक्रेट रिपोजिटरी नहीं है, तो उसमें ये होता है कि जो बाहर लोग बैठे हुए हैं दुश्मन ममालिक के, जो आपकी कोडिंग को तोड़ना चाह रहे हैं, उनको पता चल जाता है कि ये कोड के अंदर ये पैगाम आया है। अब उनके पास जब वो जा रहा होता है, ट्रांसमिट हो रहा होता है, तो वो सिग्नल उठा रहे होते हैं, मगर उसको डिकोड उनके पास मशीन नहीं होती। तो वो कोड उनके पास आ जाती है, मगर उनको पता नहीं होता इस कोड का मतलब क्या है। जब उस कोड की एक्चुअली उसकी ट्रांसलेशन जो कि डिकोड होकर उनके हाथ में आ जाए, तो फिर वो पीछे चल के वो जो कोड होती है उसको तोड़ देते हैं। हाली रिस्की। उनको पता चल जाता है कि ये कोड है जिसमें लिखा हुआ है XYZ या UB, जो भी लिखा है, 5 हर्फ लिखे हुए, वहाँ निकला ABCDE या 1 2 3 4 5, तो वो कहते हैं इसका मतलब 1 का मतलब है X, 2 का मतलब है ये, उसको डिकोड कर लेते हैं। जब वो डिकोड हो जाता है तो फिर आपकी जो सारी कम्युनिकेशन है उस मशीन के ज़रिए टू वन मशीन टू अनदर मशीन, वो सारी की सारी जो है आपके दुश्मन ममालिक या जो भी उसको टैप कर रहा है उसके पास पहुंच जाती है। इसलिए इसमें नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो जाती है, खा वो सिर्फ सलाम दुआई ली हो आपने साइफर में, लेकिन वो लैंग्वेज तो मगर लैंग्वेज जो है वो फिर जो उनको ढूंढने जा रहे हैं उनको कोड की लैंग्वेज पता चल जाती है, फिर वो कोड तोड़ देते हैं। जब वो कोड तोड़ देते हैं तो फिर उसके बाद आपकी जो कम्युनिकेशंस हैं वो सीक्रेट खुफिया नहीं रहती। तो इंडिया भी कर सकता है, अमेरिका भी तोड़ सकता है, आपके और भी बड़े दुश्मन है वो उसको तोड़ के फिर वो सारी बात जब आपकी जारी होती है तो उसी वक्त वो उसको टैप करके वो सारा कुछ समझ लेते हैं। इसलिए इसको टॉप सीक्रेट रखा जाता है। इसीलिए वो किसी को दिखाया भी नहीं जा सकता एक्सेप्ट विद अप्रूवल, कि अगर काबीना में भी वो भेजना है तो किसी के हाथ में नहीं देना, वो दिखाया जा सकता है कि जी ये एग्जैक्ट मैसेज है, और उसके एक माह के अंदर अंदर जिन जिन ये 5 लोगों के पास गया होता है उनके ऊपर ये पाबंद होते हैं कि वैसे का वैसा उसको सील करके और वापस कर दें टू द फॉरेन ऑफिस, जहाँ वो एक बड़ी खुफिया और सेफ जगह के अंदर उसको रख दिया जाता है ताकि किसी के हाथ ना चढ़े। ना ही इजाज़त होती है कि उसकी कोई कॉपी करे, कोई फ़ोटोकॉपी इजाज़त नहीं होती, क्योंकि फ़ोटोकॉपी एक साइफ़र की जो डिकोडेड लैंग्वेज है, जब वो भी आ गई तो सबको पता चल जाएगा। इसलिए ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का डॉक्यूमेंट होता है जो डिकोडेड डॉक्यूमेंट होता है। अब हुआ यहाँ क्या कि खान साहब ने जब डॉक्यूमेंट उनके हाथ में आया, जिसका आपने ऑडियो टेप सुन लिए हैं, बिल्कुल, उसमें खान साहब ये कह रहे हैं कि अब हम इसका ट्रांसक्रिप्ट बनाते हैं और उसको मिनट्स की शेप में लिख लेते हैं ताकि जिसको चाहे दे दें। एग्जैक्ट नहीं हम बताएंगे, वो एग्जैक्ट हम कर नहीं सकते। तो इसके अपने लफ्ज़ों में, उसके एग्जैक्ट लफ्ज़ नहीं, अपने लफ्ज़ों में हम इसकी मिनट्स बना लेते हैं और हम ये कहेंगे ये साइफ़र का कंटेंट है। तो साइफ़र का कंटेंट तो शायद 5 लोगों ने देखा है, मगर आगे जिसको उन्होंने भेजा है उसमें उन्होंने मिनट्स भेजे हैं, जो कि इन्होंने एक अपनी 4 मेंबर, शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान खान साहब, आज़म खान साहब और असद उमर साहब, इन्होंने चारों ने बैठ के वो बनाए हैं मिनट्स, अपने लफ्ज़ों में उसको लिखा है। अब अगर अपने लफ्ज़ों में लिखेंगे तो फिर उसके अंदर जो चाहेंगे वो लिख दें, और जिसको कहना जी ये साइफ़र है। तो अब खान साहब ने झूठ बोला है, मिनट्स जो हैं उन्होंने भेजे हैं, और ये यकीनी तौर पे मिनट्स ही सुप्रीम कोर्ट को भेजे हैं, जिसको ये कह रहे हैं कि ये साइफ़र की ट्रांसलेशन है।
या डिकोडेड ट्रांसलेशन, ये हो नहीं सकता। वो कहीं गया नहीं है, वो अभी भी सेफ कस्टडी में है। और इसीलिए अब खान साहब ये कह रहे हैं मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया। एक तो ये कि ये कैसे हो सकता है कि इतना सीक्रेटिव डॉक्यूमेंट आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया, और ऊपर से उसकी जगह पे आप एक मिनट्स जो हैं जो आपने अपने लफ्ज़ों में बनाया है उसका मुसवदा, वो आप दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, पाकिस्तानियों को, कि ये सूरत हाल है। तो अब बात ये है कि तो ये सबसे पहली बार आपका सवाल का जवाब भी मैंने दे दिया। आगे आए आप, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि खान साहब उसके बाद ये कहते हैं, और ख़ुद इस वीडियो में आप फिर दिखा सकते हैं, ये जो क्लिप आपने दिखाया है कि वो तो दिखाया नहीं जा सकता, उसके तो मिनट्स बनाए थे, वो भेज दिए, खुद मान रहे हैं कि हमने मिनट्स भेजे हैं, खुद मान रहे हैं। ये उसी किस्म की हमाकत कर रहे हैं, अपने केस को कमज़ोर कर रहे हैं बेवकूफ़ी की वजह से। जैसे इन्होंने सबको ये कहा कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, कभी नहीं लेना, ना 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 ना, किसी मुल्क का नाम नहीं लेना। और पहले ये कहा कि अमेरिका का नाम नहीं लेना, फिर ये कहा कि किसी मुल्क का नाम नहीं लेना, और फिर जाके जलसे में कह दिया कि जी वो अमेरिका, बल्कि कौम से खिताब के दौरान ही उनके मुंह से कौम निकल से गया था। खिताब, जलसा तो छोड़े, बिल्कुल कौम से खिताब, उससे अमेरिका का नाम ले लिया, और फिर कहा नहीं नहीं मेरा मतलब नहीं नहीं अमेरिका नहीं, ये वो कोई और, तो ये कोई और। तो ये हाल है खान साहब का, और अफसोस इस बात का है कि इनके साथी और इनके सपोर्टर्स हर बात इनकी जो है उसको यकीन कर लेते हैं, इतना सख्त झूठ बोलते हैं, और इस लेवल का झूठ है कि जिस लेवल पे ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट इन्होंने साइन किया है, और उसके बावजूद ये इस किस्म की बातें करते हैं और इस किस्म की हरकतें करते हैं। और एक तरफ अमेरिका का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं नाम नहीं लेना, तीसरी तरफ अमेरिका के साथ लॉबिंग कर रहे हैं जाके कि जी हमने तो कोई बात ही नहीं की, और उनके एम्बेसडर साहब को केपी की गवर्नमेंट बुला रही है और खाने पीने चल रहे हैं। मतलब और तो समझ नहीं आ रही कि खान साहब समझते हैं कि सारा कौम बेवकूफ़ है, और जितनी भी बेवकूफ़ है और इनको बेवकूफ़ बनाया जाए, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। मुझे हैरान है कि इस इंटरव्यू के अंदर फिर उनको पूछना चाहिए था ना कि खान साहब आप साइफ़र की बात कर रहे हैं, मगर आपने तो वहाँ मिनट्स बनाए थे जिसमें आपने लिखा आई विल प्ले अराउंड विद दिस। पता नहीं, मैंने तो पूरी इंटरव्यू नहीं देखी, अगर कोई इंटरव्यूअर होता सही तो वो पूछता इनको। ये सॉफ्ट इंटरव्यूज़ खान साहब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मगर चलें, कुछ तो बात सामने आई कि और जो झूठ बोलने की कोशिश की, कवर अप करने की कोशिश की, वो हमारे सामने है। तो मेरा ख्याल है मैंने तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, अगर कोई रह गया तो फिर पूछ लो। उसका मतलब मसला ये है कि अब कैबिनेट ने ये फ़ैसला किया है कि इसके ऊपर पूरी तफ्तीश होगी और एक रिपोर्ट बनेगी। खान साहब का ये डिमांड था फरवा कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी हो इसकी पूरी की पूरी। वो तो अभी भी कह रहे कि कमीशन बनाए, कमीशन में लेके जाएं। अच्छा, वो कमीशन तो बाद की बात है, उन्होंने जिन्होंने इनके ऊपर केस करना है उन्होंने कमीशन तो नहीं बनानी। ये बहुत संजीदा किस्म का मामला है कि इस किस्म के साइफ़र को खान साहब ने हमारी नेशनल कोड जो है हमारी मशीनों की, वो उसको ख़तरे में डाल दिया है। और दूसरी चीज़ ये कि इसके बाद कौन सा डिप्लोमेट है जो आपके साथ, आपके डिप्लोमेट्स के साथ बात खुल के करेगा ये सूरत, जो कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जो कॉन्फिडेंशियल होती है, कि अगर आपका इतना प्राइम मिनिस्टर गैर जिम्मेदार है कि वो इस किस्म की बातें करना शुरू कर देता है और अपने मफाद में डिस्टॉर्ट करके हकीकत को, उसको तब्दील करके उसको एक मिनट्स की शेप के अंदर, जिसमें जो कैबिनेट सेक्रेटरी को कहा कि तुम बना लेना फिर और मैं खेलूँगा, तो उसने कहा जी वो मैं उसको संभाल लूँगा। तो ये सूरत हाल है। तो अभी ये है कि ये साइफ़र जो है, इसकी एग्जैक्ट वर्डिंग जो है वो सामने नहीं आएगी। अच्छा। वो आपकी रियासत कभी भी सामने नहीं लाएगी, वो ज़रूर दिखा देगी जहाँ दिखाने का वक्त आया या ज़रूरत पड़ी, मगर किसी के हवाले वो नहीं करेगी, क्योंकि अगर उसकी कॉपी हो गई या वो लीक हो गया तो बड़े मसले बन जाएंगे। तो कमीशन ज़रूर, मेरा ख्याल है कि ये जो पहले नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग्स होती रही हैं वहाँ भी इन्होंने मिनट्स दिखाए हैं। इन्होंने एक्चुअली जो साइफ़र था वो शायद सारी काबीना के लोगों को नहीं दिखाया, और मिनट्स जो हैं वो दिखाए, जिसके ऊपर पूरा इन्होंने एक बयानिया बनाया है, और मिनट्स इन्होंने खुद बनाए हैं। तो ये सिचुएशन है, इसलिए कि आर्मी चीफ और DGISI ने इसमें हामी नहीं भरी, इसीलिए क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल देखा हुआ है, उन्हें पता है ओरिजिनल में क्या लिखा हुआ है, और इन्होंने जो मिनट्स बनाए हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। अब वो खुले आम तो नहीं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जा सकते, आफ्टर ऑल वो भी कोई प्रोटोकॉल्स हैं, मगर
जब ये कहा जाता है कि आप ये साइन करें कि ये इसमें एक कंस्पिरेसी थी, तो वो नहीं करते, उन्हें पता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ये जो इतने स्टेटमेंट्स देते हैं ना इस चीज़ के ऊपर, हर दफ़ा जब एक स्टेटमेंट देते हैं फरवा, वो थोड़ा और गलतियाँ उसमें करते हैं और इनके गले ये चीज़ पड़ती है। आप अगर ये फिक्र ही नहीं करते, लाडले हैं, अभी तक आपने देखा जिस तरीके से लाडलापन इनकी तरफ शो किया जा रहा है, आप मेरा ख्याल है आप उसके बारे में भी आज पूछना चाहेंगे। बिल्कुल, जो कि मैंने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि लाडले के खिलाफ ये कोई तलाल चौधरी है या ये कोई दानियाल अजीज़ हैं या कोई और है या आप हैं या मैं हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है सेठी साहब, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि बहुत सारे लोग या खान साहब के मुखालिफिन वो ये कह रहे थे कि साइफर नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो चलो ये तो एक चीज़ जिस पे मुत्तफिक हो गई कौम, ऑपोजिशन हो या हुकूमत हो, कि साइफर है तो सही। अब उसके अंदर की कहानी क्या है वो तो ज़ाहिर है आपने उसको डिटेल में डिस्कस कर लिया, एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, ब्रेक से वापसी पर होंगे बहुत सारे अहम सवाल, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सेठी साहब। आप ब्रेक से जाने से पहले आप कह रहे थे कि लाडले हैं, तो खान साहब किस तरह से लाडले हैं, क्यों लाडले हैं, इस पे आपने प्रेडिक्शन की हुई है। पहले मैं आपकी प्रेडिक्शन की एक सीरीज चलाती हूँ, वो क्या प्रेडिक्शन थी खान साहब से मुतालिक? टेररिज्म का केस भी तो रह गया ना। हाँ, 788 वहाँ भी कुछ नहीं होगा। वहाँ भी आपने देखा कि अदालत का क्या रवैया है। अदालत ने ये कहा IG साहब आ जाओ, फलाने आ जाओ, फलाने आ जाओ, और आप बताएं कि किस बेस के ऊपर आपने ये टेररिज्म का शिक लगाई है और ये किया और वो किया, और आए। तो इसका ये मतलब है वहाँ भी कुछ नहीं होगा। अदालत ने वहाँ भी ये कहना है कि ये कोई टेररिज्म तो बनती नहीं है। तो मैं कहता हूँ वो भी कहीं नहीं जाएगा केस। तो जाहिर है 788 में तो खान साहब क्लियर हो गए, आपने प्रेडिक्शन की और वो प्रेडिक्शन बिल्कुल वैसी ही हुई सेठी साहब। जी हाँ, मुझे पता था। उसकी वजह यह है कि वो मैंने कहा ना आपसे कि ये सियासी फैसले हो रहे हैं, ये कानून का लिबास बनाया जा रहा है, मगर सियासी फैसले हो रहे हैं। इस मुल्क के अंदर बहुत से मौक़े ऐसे आए हैं जहाँ सियासी फैसले अदालतें करती हैं, और इससे ज़्यादा मेरा ख्याल मुनासिब नहीं कहना। आवाम को पता है कि किस किस्म की हमारी अदलिया है और किस किस्म का प्रेशर होता है उनके ऊपर, और वहाँ क्या सोच रखी जाती है। वो अपनी तरफ से समझते हैं कि जो फ़ैसला कर रहे हैं वो नेशनल इंटरेस्ट में है, मगर इंसाफ और उस वक्त ज़्यादा अहमियत नहीं होती इंसाफ की। अब बात आई है कि टेररिज्म का केस सारी दुनिया में ये गूंज रहा था कि इमरान खान के ऊपर टेररिज्म का केस लग गया, मगर आप अगर उस कानून की शिक देखें तो पक्का बनता है टेररिज्म का केस। मगर बहुत से ऐसे और भी कानून हैं कि अगर आप वो वायलेट करें तो वो पक्के केसेस बनते हैं, मगर अमूमन वो बनाए नहीं जाते, बिकॉज़ वो एक बस शिक डाली हुई होती है। जब ज़रूरत पड़ती है जेन्यूनली तो उसको इस्तेमाल किया जाता है, मगर अगर आप उसको नॉन जेन्यूनली भी इस्तेमाल करना चाहें तो वो इस्तेमाल हो जाती है। इस केस में धमकी देना एक जज को, तो टेक्निकली तो आप टेरराइज कर रहे हैं ना, उसको धमकी दे रहे हैं। टेररिज्म इसको कहते हैं, आप खौफ फैला रहे हैं। मगर एक पब्लिक मीटिंग के अंदर ऐसी बात करना, और तो वही मैंने कहा ना कि लगता है ऐसे नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो टेररिस्ट हो सकता है, क्योंकि उसके बारे में सोच ऐसी है कि टेररिस्ट तो बम मारते हैं, ये करते हैं वो। तो इसलिए मुझे पता था कि ये केस कहीं नहीं जाएगा। अलबत्ता अगर ये तलाल होता या दानियाल होता या हाशमी होता तो उनके ऊपर टेररिज्म भी लग के और सज़ा भी हो जाती थी। तो ये होता है माहौल, और ये होता है सियासत और अदालत। अब आप आइए आगे। तो इसलिए मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि ये इसको कभी भी नहीं इसको हाथ लगाएंगे, इसको फारग कर देंगे। फिर जब उनको फिर मेरा ख्याल है वकील को बता दिया गया था कि आप रास्ता ढूंढे। खान साहब चले गए उनके चैम्बर्स जज साहिबा के पास, वहाँ भी जाके उन्होंने एक किस्म की माजरत की, तौहीन अदालत में गए। तौहीन वो भी केस था, बिल्कुल, उस पे भी हम सॉर्ट आपका रखा होगा। हाँ, वो भी होगा फारग। उसकी मैंने यही कहा था कि वो भी फारग होगा। मैं चाहूंगी सर, और ये रास्ता अदालत ने दिखाया उनको। बिल्कुल। और तो अभी वो दिखा दें, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको कि उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी, उसके बावजूद उनको छूट दे दी। ठीक है, वो सेठी साहब का जो शॉर्ट जिस पे सेठी साहब ने प्रेडिक्शन की थी कि किस तरीके से यहाँ से भी उनको इजी कराया जाएगा, इजीनेस हो जाएगी, वो दिखा दें। मुझे तो कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा खान साहब की तरफ। आपको लग रहा है कि बिल्कुल उनके लिए जो माहौल है वो बड़ा साजगार है? साजगार लफ्ज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर नासाज नहीं है। नासाज नहीं है? नहीं है।
और इसीलिए खान साहब धन रहे हैं। वाकई माहौल उनके लिए साजगार तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, लेकिन नासाज भी नहीं है। और आपने प्रेडिक्शन की थी और वैसा ही हो गया। तौहीन अदालत में भी उनकी दरख्वास्त जो है, जो ज़ाहिर उनको नोटिस शो काज किया गया था, वो खारिज हो गया। आप कह रहे थे कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। जी, माफ़ी नहीं मांगी। और इस वक्त जो कमेंट्री हो रही है वो सारे यही कह रहे हैं कि माफ़ी शाफ़ी उन्होंने नहीं मांगी, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं नहीं मांगूंगा। अब अदालतें जो हैं, हाई कोर्ट तक तो कोशिश कर ली उन्होंने कि जी किसी से किसी माफ़ी मंगवा लें, उन्होंने नहीं मांगी। लेकिन वो गए ना सिटी साहब। अच्छा, तो अब वो देखिए, इसमें बड़ा कानून बड़ा क्लियर है। तो मैंने कहा ना, कानून क्लियर होने के बावजूद कानून की फालादस्ती नहीं होती, बिकॉज और से ऐसी चीज़ें रास्ते में आ जाती हैं। अब कानून ये कहता है कि आपके इरादे जो मर्जी हों, सिर्फ इरादे के साथ तौहीन नहीं होती। अगर आपका इरादा है तौहीन करना तो फिर तो और बात है, मगर अगर इरादा नहीं है और तौहीन आप कर देते हैं, फिर भी उसको तौहीन समझा जाएगा, क्योंकि आपको एक ज़िम्मेदार शख्स सोचा जाता है। और फिर आप आए और माफ़ी मांगे, अनकंडीशनल माफ़ी मांगे। अगर आपका इरादा नहीं था तो अनकंडीशनल माफ़ी मांगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो खान साहब के बारे में उन्होंने खान साहब को कहा कि आप एक नया एफिडेविट लिखे आए, ये जो आपने लिख के भेजा ये नहीं, इस पर तो आप टंगे जाएंगे, फिर से लिख के लेके आए। और हामिद खान साहब को भी समझाया कि आप जाके इनको समझाएं, फिर से ड्राफ्ट करें, ये इधर उधर की बात नहीं चलेगी। को रास्ता दिखाया उन्होंने, खान साहब ने फिर रीड्राफ्ट किया। फिर उसके बाद फिर, और वो भी तस्लीम नहीं किया। अदालत कहती नहीं, ये भी ठीक नहीं, हाली भी ठीक करो और थोड़ा जरा ठीक करो। फिर खान साहब ने ये पूरा ड्रामा किया कि वो उन जज साहिबा सेशन कोर्ट चले गए वहाँ, और मेक श्योर किया कि वो वहाँ ना हो। सब पता था और वहाँ गए, और ये पूरी एक प्लान के मुताबिक, क्योंकि अगर वहाँ होते तो वो पूछ सकती थी कि ये माफ़ी तो नहीं है, तो ये भी रिस्क कोई नहीं लेना चाह रहा था, ताकि वो नहीं आई। और इन्होंने जाके वहाँ कि अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है तो फिर आई एम सॉरी। ये नहीं होता कि अगर ऐसे हुआ, अरे भाई हो गया ना, इस्टेब्लिश हो गया कि हुई है, अब आप ये क्यों कह रहे हैं अगर हुई है। ये वही बात आई कि मेरा तो इरादा नहीं था, अगर मेरे इरादे के बावजूद आप अपसेट हो गए तो आई एम सॉरी। ये वही आर्ग्यूमेंट है कि मेरा इरादा नहीं था। अब बात यह है कि ये जो आज उन्होंने एफिडेविट दी थी खान साहब ने, उसके अंदर भी यही है, कहता है कि मैंने शायद रेड लाइन क्रॉस की है। माइट हैव, यानी आई हैव क्रॉस्ड अ रेड लाइन। मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने रेड लाइन क्रॉस की है। तो ये हुई बात नहीं, ये नहीं कहा शायद मैंने की है, या हो सकता है कि मैंने की हो। तस्लीम नहीं मैं कर रहा कि मैंने सोची समझी की है, या गैर सोची समझे बगैर भी मैंने कर दी है, वो नहीं तस्लीम कर रहा। फिर भी आगे चले हम। फिर कहता है कि मेरा इरादा नहीं था, आई नेवर इंटेंडेड टू थ्रेटन द ऑनरेबल जज एंड देयर वाज नो इंटेंशन बिहाइंड द स्टेटमेंट टू टेक एनी एक्शन अदर देन लीगल एक्शन। मतलब है कि जो मैंने धमकी दी थी, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था कि सिवाय लीगल एक्शन के मैं और भी किसी किस्म का एक्शन लूँ। फिर वही इरादा आगे जाके कहता है कि मैं तैयार हूँ जज साहिबा को एक्सप्लेन करने के लिए और क्लैरिफाई करने के लिए कि मेरा कभी इरादा नहीं था। और फिर जाके फिर यही बात करता है कि मेरा कभी इरादा नहीं था कि मैं अदालत की तौहीन करूँ। हर जगह पे अपने इरादे की बात कर रहा है। ये बातें तो वो जो 3 साहब हैं जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है या सज़ाएँ दे दी गई हैं अदालतों ने, उनका भी यही मौक़िफ़ था कि हमारा इरादा नहीं था, वो हो गया तो माफ़ी दे दें, हम तो अनकंडीशनल माफ़ी मांगते हैं, नहीं दी। तो मैं समझता हूँ इस तरीके से इंसाफ की धज्जियाँ हमारे कस्टोडियंस ऑफ इंसाफ करते हैं, और इसकी पूरी तारीख़ है और पूरी किताबें लिखी गई हैं इसके ऊपर। मगर एक बात की मुझे बड़ी खुशी हुई। वो क्या? कि इसके बाद अब आप जो मर्ज़ी कह लें अदालतों के ख़िलाफ़ और अदालतों की जजमेंट्स के ख़िलाफ़ और अदालतों के रिमार्क्स के ख़िलाफ़, अब कौन सा जज होगा जो कि किसी को भी तौहीन अदालत के केस के अंदर कन्विक्ट करेगा? क्योंकि आगे इतनी बेइज्जती हो चुकी है और इतनी क्रेडिबिलिटी लॉस हो चुका है इन जजेस का कि इसके बाद तो वो जो अतर मिनुल्लाह साहब ने जो बात कही है, मैं सलूट करता हूँ उनको। जो बाबर सत्तार साहब ने जो बात कही है, मैं सलूट करता हूँ। वो कहते हैं कि ये क्या है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ख़त्म ही कर दिया उन्होंने। जो कोर्ट अपनी इज्जत नहीं, अपनी जजमेंट्स के ज़रिए नहीं करा सकता, इसका मतलब है उसकी जजमेंट के अंदर कोई खामी रह गई है। और अगर तनकीद होती है तो होनी चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए तनकीद से। तो हमें हर चीज़ के ऊपर कंटेम्प्ट नहीं लेनी चाहिए। और ये जो कानून है कंटेम्प्ट का,
ये भी कोई कानून अच्छा कानून नहीं है। तो ये जज हजरात ने ख़ुद तस्लीम कर ली है ये बात, और मैं समझता हूँ ये आवाम की आज़ादी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जो फ़ैसला आया है खान साहब के हक़ में आया है, मैं भी इस फैसले के हक़ में हूँ। ठीक है, मैं इसलिए इसके हक़ में हूँ कि अब आपकी और मेरी आज़ादी जो है वो बढ़ गई है। हम खुल के अब बात कर सकते हैं, और हमारी इरादा कभी नहीं है कि हम सोची समझी कोई तौहीन करें, मगर अगर हम तनकीद करते हैं तो उसके साथ ये ना समझें कि उनकी तौहीन हो गई। अगर हम एक हकीकत बयान करते हैं तो ये ना समझें कि उनकी तौहीन हो गई, और अगर हो भी जाती है मगर हमारा इरादा नहीं है और हम आके ये कह देते हैं कि हमारा इरादा नहीं है, अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है तो माफ़ कर दें, तो माफ़ कर देना चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और मैं सलूट करता हूँ इस 5 मेंबर बेंच को कि उन्होंने ये नए स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं कि हर बात तौहीन नहीं होती, और हम इतने तंग नज़रिया हमारा नहीं है। मगर देर आया दुरुस्त आया, अगर खान साहब की वजह से हमें कुछ आज़ादी मिल गई है, क्योंकि इनको धरना मुश्किल था और उन 3 गरीबों को धरना आसान था, तो मैं अब समझता हूँ कि इंसाफ का तकाजा यही है कि वो अपील करें और उनकी भी जो कन्विक्शंस हैं वो ख़त्म की जाएं। बिकॉज़ कन्विक्शन बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, 1 मिनट के लिए भी हो ना तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, वो आपके रिकॉर्ड पे आ जाती है। तो मेरी उम्मीद है कि अगर वो अपील करेंगे अंडर या सुओ मोटो अंडर सेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनकी भी जो सज़ाएँ हैं वो ख़त्म की जाएंगी। ठीक है सेठी साहब, लेकिन हर शख्स की पर्सनैलिटी इमरान खान साहब जैसी नहीं होती है कि उनके लिए अदालतें भी संडे को खुल जाएं। बहरहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापसी पर होंगे मज़ीद सवाल, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, आपने एक और केस के बारे में प्रेडिक्शन की थी, और वो मरीम नवाज साहिबा का पासपोर्ट हवालगी का केस था, जिस पे आपने क्या कहा था, पहले देखने और सुनने वालों की याद दहानी के लिए वो दिखा देते हैं। मरीम साहिबा का जो पासपोर्ट है वो तो वापस मिलना ही मिलना है। तो अब पहले भी हुकूमत ने तो नहीं कहा था, और नैब का तो कोई रोल ही नहीं था, ये तो अदालत ने खुद ही कर लिया था। तो अब अगर इनको बुलाएंगे तो ये कह देंगे आगे से, जी हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप बिल्कुल, ये आपका फ़ैसला, हम इनको नहीं रोकना चाहते, और आप इनका पासपोर्ट इनको वापस कर दें। फिर मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मरीम साहिबा का ये केस फ़ारग हो जाएगा, मरीम की एक्विटल ख़त्म हो जाएगी, मरीम को पासपोर्ट उसका वापस मिल जाएगा, मरीम बाहर चली जाएंगी कुछ अरसे के लिए, उनकी जेन्यूनली कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, और ज़ाहिर है उसके अलावा भी सियासी तौर पे भी वो अपने वालिद से मिलना चाहेंगे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। पासपोर्ट मिल गया है, आपने ये प्रेडिक्शन पहले कर दी थी, अभी आपकी प्रेडिक्शन का एक फेज़ रहता है, वो शायद मैं एंड पर डिस्कशन उस पर करूँगी, लेकिन ये तो हो गया, पासपोर्ट मिल गया, और अब वो जाने की तैयारी में भी हैं, और फिर कोई वाने को भी है तो बिल्कुल जाएंगी बिल्कुल, और मियाँ साहब को साथ लेके आएंगी, और बहुत बड़ा जलसा होगा, बहुत उनकी। अच्छा, जलसा भी होगा? बिल्कुल जलसा ही होगा ना, जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब वापस आई थी तो उनके लिए लाखों लोग गए थे, इस दफ़ा जाएंगे लोग, और आप देखिएगा किस तरीके से उनका खैर मकदम होता है। क्योंकि देखिए ये मुस्लिम लीग के लीडर तो नवाज शरीफ साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो तो एक पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं, मगर जो रियल लीडर हैं वो तो नवाज शरीफ साहब हैं, और उन्हीं की इज़्ज़त है, उन्हीं के वोट है, और सबको पता है उनके साथ ज़्यादती हुई है। आज लोगों को समझ आ रही है कि किस इकामा के ऊपर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या ज़्यादतियाँ की हैं और उनको कैसे डिस्क्वालीफाई किया, ये अब सबको पता चल गया है। और वो जो चीफ जस्टिस थे उनकी देयर नेम इज़ मड इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री। किताबें जब लिखी जाएंगी, जो लिखी जा रही हैं उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। ये उतनी बड़ी ही जुर्म इन लोगों ने किया है जितना कि नसीम हसन शाह और उनके साथियों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की एग्जीक्यूशन के ऊपर किया था। बाद में जाके फिर माफ़िया मांगते फिरते हैं, मगर कर जाते हैं ये। तो इसी किस्म की सिचुएशन है। अब मेरा ख्याल है अब कोई भी लाडला नहीं रहेगा, थोड़ी बहुत हकीकत आएगी, थोड़े बहुत फैक्ट सामने आएंगे, और आगे जब हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो मुझे अगली इलेक्शन जब भी होगी, अगले साल होगी, मुझे उस पर इमरान खान साहब भी आप आज़ादी के साथ कैंपेन करेंगे, नवाज शरीफ साहब भी करेंगे, मरियम भी करेगी, शाहबाज साहब भी करेंगे, बिलावल भुट्टो भी करेंगे, मौलाना फजल भी करेंगे। इससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती। मगर अफसोस इस बात का कि इतने लड़ाई झगड़े, इतने दुख ये सहने के बाद, इतनी इंस्टेबिलिटी इस मुल्क की हुई, फ़ौज की के साथ जो इमरान खान ने किया है, एक नेशनल इदारे के साथ जिस तरह धज्जियाँ उड़ा दी उनकी, ये नौजवान
कौम जो हमारी है, पौध है, उसके जहन के अंदर किस किस्म का जहर डाल दिया है आपकी नेशनल सिक्योरिटी के इदारों में, ये आसानी से ये नहीं ख़त्म होगा। और ये जो तबका है, इनको अभी भी समझ नहीं आ रही कि खान साहब ने इनके साथ कौन सा हाथ खेला है। क्योंकि मेरी उम्मीद ये है कि खान साहब भी कुछ सीखेंगे। नवाज शरीफ साहब तो सीख गए, और मेरा ख्याल है कि आगे जाके शायद आपके इस मुल्क में कुछ रोशनी भी आए, कुछ जमहूरियत भी वापस आए, और हम मिलजुल के इस मुल्क को चलाएं। ठीक है सेठी साहब, लेकिन आज का दिन बड़े अच्छे नोट पे एंड हो रहा है। वो ये हो रहा है कि मरीम नवाज साहिबा भी वापस जा रही हैं वालिद के पास, और इमरान खान साहब के सर पे जो तलवार लटक रही थी वो भी इस वक्त फिल वक्त बल्कि हट गई है, दीगर केसेस में हटेगी नहीं, उसकी प्रेडिक्शन हमने रखी हुई है। तो फरवा वहीद को नजम सिटी शो से इजाज़त दीजिए, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। चलते हुए नंबर पर आप सिटी साहब से सवाल भी कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।